So once again, good evening. नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटीज़ 2006 ये आज का टॉपिक है एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे कि पर्सन नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटी 2006 क्या इंपॉर्टेंट है और कितना है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटीज़ इन February 2006. ठीक है, 2006 फरवरी में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फॉर्मुलेट किया है एक पॉलिसी को. राष्ट्रीय नीति, नेशनल मतलब राष्ट्रीय एंड पॉलिसी मतलब हिंदी में नीति. तो एक पॉलिसी राष्ट्रीय नीति को किन लोगों के लिए, ये हो गया आपके पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटीज़ मतलब जो व्यक्ति विकलांग हैं उनके लिए, जिनको डिज़ाबिलिटीज़ हैं बॉडी, उनके लिए ये पॉलिसी आया था. ये किस किस चीज़ों में डील करेंगे, मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, जैसे कि फिजिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटीज़. मतलब इन लोगों को उद्धार कैसे किया जाए, इन लोगों को कैसे एजुकेशन दिया जाए, इन लोगों को कैसे इकोनॉमिक दिया जाए, कैसे इन लोगों को सपोर्ट दिया जाए, उस बेसिस पे. नेक्स्ट आया, इन एडिशन द पॉलिसी ऑल्सो फोकसेस, क्या फोकस करता है, ऑल्सो फोकसेस अपॉन रिहैबिलिटेशन ऑफ वुमेन and children with disabilities, barrier free environment and social security and research. तो मेन पॉइंट ये आता है हमारा कि ये किस पे फोकस करा था. नॉट ओनली इट फोकस ऑन डिजेबल्ड पर्सन बट ऑल्सो फोकस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं और वुमेन हैं उनके ऊपर विथ डिज़ाबिलिटीज़. मेनली जो डिज़ाबल्ड हैं हम उन पर्सनस को देख रहे हैं, बट इन बच्चों को मतलब बच्चे जो रहते हैं वो डिज़ाबल्ड होने से डबल सफ़र करना पड़ता है. जो वुमेन होते हैं वो वैसे ही सोसाइटी के अकॉर्डिंग जेंडर बायसनेस के वजह से डिज़ाबल्ड जैसा ही ट्रीट किया जाता है उन लोगों को. उसके साथ अगर इफ डिज़ाबल्ड है तो ट्वाइस ए टाइम ये क्या होते हैं, वो फेस करते हैं इशू सोसाइटी में. ठीक है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए. कैसा एनवायरनमेंट, बाधाओं से मुक्ति वाला एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा परिवेश हो जहाँ पे कोई भी रोक टोक ना हो, कोई भी इन्हें रोके ना पड़ने के लिए, या इकोनॉमिक कोई बाधा ना बने, कोई करप्शन ना हो इन लोगों के साथ, और इनको हैप्पीली अपना लाइफ जीने को मिले नॉर्मल पर्सन्स के जैसे. सोशल सिक्योरिटी मिले समाज में, इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी मतलब समाज में सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि इनको कोई कुछ ना बोले, जैसे कि डिज़ाबल्ड हैं तो बार बार इन लोगों को कोई नीचा ना दिखाए या फिर इन लोगों को नेगेटिव कोई ना बोले. रिसर्च वर्क में भी ये जा सकते हैं, स्टडी करके आगे जाना है तो जा सकते हैं. अभी देखो मेनली हम फोकस किस पे करेंगे, फोकस है 10 पॉइंट पे करेंगे. हम 10 पॉइंट पे फोकस करने वाले, इसी 10 पॉइंट को हमें लिखना है, एक्सप्लेन करना है. ठीक है, पूरे टोटल 10 पॉइंट है, उसी को लिखना है. पहला पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ डिज़ाबिलिटीज़, डिज़ाबिलिटीज़ को कैसे हम रोक सकते हैं. रिहैबिलिटेशन मेजर्स मतलब कौन से उपाय को हम लेंगे रिहैबिलिटेशन के लिए, इनको सपोर्ट के लिए. वुमेन विद डिज़ाबिलिटीज़, इनको फोकस करना है. चिल्ड्रन विद डिज़ाबिलिटीज़, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एंड इश्यूज ऑन डिज़ाबिलिटी सर्टिफिकेट. समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग पैसे दे के सर्टिफिकेट्स ले आते हैं डिज़ाबिलिटी वाला, विकलांग वाला, और जॉब के लिए अपेयर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं रियल जो डिज़ाबल्ड रहते हैं उनको जॉब नहीं मिलता है. तो ये जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं सर्टिफिकेट्स को लेके, गवर्नमेंट जो देता है उसके अकॉर्डिंग भी सही रास्ता लिया जाएगा, स्टेप लिया जाएगा. 7 में सोशल सिक्योरिटी, समाज से भी सिक्योरिटी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए. नंबर 8, प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज का प्रमोशन करेंगे, जैसे एनजीओ सपोर्ट करें. नंबर 9, कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटी. तो हम रेगुलर इंफॉर्मेशन जैसे पढ़ा था लास्ट क्लास about guidance and counseling. In both cases we have to collect information from students and from their families also, and after that हम क्या करेंगे ना, after that we diagnose them and find out their problems and give a solution to them. तो वही चीज़ है कि हमें प्रॉब्लम जानने के लिए, उस पर काम करने के लिए पहले उनके बारे में डिटेल जानना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. तो रेगुलरली उनका इंफॉर्मेशन हम लेंगे, स्पेशली यहाँ पे डिज़ाबल्ड वालों का. नेक्स्ट, रिसर्च एंड स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल लाइफ. रिसर्च, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, कल्चरल लाइफ को भी सपोर्ट किया जाएगा. अभी देखो एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. ठीक है, क्लियर आ रहा है. तो हमारा पहला फोकस क्या था, द की एलिमेंट्स इन एनपीपीडी मतलब prevention of disabilities. The policy lays a strong emphasis on the prevention of disabilities. It calls for programs of prevention of diseases, which results in disability and the creation of awareness regarding measures to be taken for the prevention of disabilities during the period of pregnancy and thereafter to be
इंटेंसिफाइड एंड देयर कवरेज एक्सपांडेड। तो ये मेन पॉइंट होता है कि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ का मतलब हो गया ये पॉलिसी किस पे फोकस करेगा, स्ट्रांगली ये फोकस करेगा पहले कि डिसेबिलिटीज़ कैसे रोका जाए। सो डिसेबिलिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड से ही, तो प्रेगनेंसी पीरियड से ही होता है, तो इसलिए उसी पीरियड से हम लोग डिजीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि कौन से डिजीज़ की वजह से हमारे क्या हो सकता है, डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं, एंड उस डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्यों और कौन से रीज़न या मेडिसिन से वो ठीक होगा, कौन सा मेजर्स ले, कौन सा स्टेप्स फॉलो करें, इसलिए ठीक है। तो इट कॉल्स फॉर प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ये जो हमने पूरा स्टेप लिया, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम एक कंडक्ट किया जाएगा जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को रोक सके, बीमारी को रोक सके, जिसका रिजल्ट ये होगा कि डिसेबिलिटी रुक जाएगा, डिसेबिलिटी नहीं होगा, और बच्चे जो आएंगे या बच्चे का जो बर्थ होगा, जो जन्मजात होगा, उसको कोई भी इशू नहीं रहेगा, ना ही वो हैंडीकैप पैदा होगा। तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना है। इफ ड्रग्स, अल्कोहल या फिर एनी टाइप ऑफ कोई इंजरीज की वजह से हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पहले से ही प्रेगनेंसी पीरियड से ही ये ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, that is the rehabilitation measures। तो rehabilitation measures can be classified into 3 distinct groups। मतलब rehabilitation measures 3 वे से ले सकते हैं। पहला क्या है, फिजिकल rehabilitation। फिजिकल मतलब आपका हो गया which includes the early detection। मतलब मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया, पहले ढूंढ लिया कि कौन से बच्चों को इशू है, ठीक है। अभी उसके बाद इंटरवेंशन, मतलब उनके साथ मिक्स होते हुए, मिलते हुए, कम्युनिकेट करते हुए हमने ढूंढ लिया कि कौन से बच्चों को इशू है। दैन हम काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग देंगे। मेडिकल इंटरवेंशन किया जाएगा, मतलब मेडिकल चेकअप किया जाएगा। प्रोविजंस ऑफ एड्स, सपोर्टिंग जो असेसमेंट मटेरियल्स है और असिस्टेंट मटेरियल्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और अप्लायंसेस दिए जाएंगे। इट विल ऑल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। तो इसमें और भी कौन लोग जुड़ेंगे, जो रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हैं, या फिर स्कूल में हो रहा है तो रिसोर्स टीचर्स हैं, या फिर रिसोर्स मेंबर्स होंगे, या गवर्नमेंट के कोई भी मेंबर्स, काउंसिलर्स, गाइडेंस के लिए टीचर्स, या ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन होगा जो इन लोगों को देखभाल करेगा या फिर फिजिकली उन लोगों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन बोल रहे हैं तो इट इंक्लूड्स वोकेशनल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो ये इंक्लूड करता है वोकेशनल एजुकेशन भी एंड स्पेशल एजुकेशन भी। इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन क्या है ना, इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन क्या है ना, इट इंक्लूड्स फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी। मतलब आपका इकोनॉमिक जो अर्निंग है उस पर फोकस करेगा, अर्निंग, आपका जो अर्निंग है, कैसे आप अर्न कर सकते हो उस पर फोकस करेगा। जैसे कि हो गया, एक पर्सन अर्न करना चाहता है बट वो डिसेबल्ड है, तो उनको हम कैसे स्किल सिखाएं या वोकेशनली सपोर्ट करें। तो पहले एजुकेशन दिया जाएगा, एजुकेशनल सपोर्ट, स्पेशल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद अर्निंग करके वो जैसा अपना लाइफ मेंटेन कर सके उसलिए ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या हो गया, थर्ड पॉइंट पे आता है वुमेन विद डिसेबिलिटीज। सो वुमेन विद डिसेबिलिटीज क्या है, वुमेन विद डिसेबिलिटीज रिक्वायर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वुमेन विद डिसेबिलिटीज रिक्वायर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैंने अभी बोला था कि वुमेन को कितना चाहिए, ट्वाइस सपोर्ट, मतलब ट्वाइस क्या होना पड़ता है, द्विगुना उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो वुमेन है। सो जेंडर बायसनेस की वजह से इस सोसाइटी में पहले उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक्सप्लॉइट होना पड़ता है, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम उनको एक्सप्लॉइट होना पड़ता है ड्यू टू डिसेबिलिटी, अगर वो डिसेबल्ड है। तो इनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो अब्यूजमेंट है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। तो स्पेशल प्रोग्राम्स विल बी डेवलप्ड फॉर एजुकेशन। कुछ अच्छे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे, स्पेशल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी भेजे जाएंगे, सर्विस में भी दिए जाएंगे वुमेंस को, कि उनको स्पेशल जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल करे। प्लस वोकेशन ट्रेनिंग दिया जाएगा, सेटअप दिया जाएगा कि तुम लोग भी अर्निंग कर सकते हो। अभी देखो, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, फोर्थ पॉइंट आ रहा है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आर द मोस्ट वुल्नरेबल ग्रुप एंड नीड स्पेशल अटेंशन। ये क्वेश्चन है वाइवी बच्चों का एक था, ठीक है। वाइवी बच्चे जो हैं और मतलब एएनयू बच्चे जो हैं, मतलब आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के बुक में बहुत अच्छे से मेंशन है। जैसे जो बच्चे बहुत टाइप के हैं, ठीक है। अभी बोलोगे कि मैम घर पे तो बच्चे हैं, नहीं, कुछ बच्चे आपने रास्ते में भी देखे होंगे, कुछ बच्चों को रोड साइड या फिर टनल पे सोते हुए देखा होगा, जिसका अगर सोचो वो घर से भागे हैं या कोई रीज़न से उनको किडनैप किया गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब जन्मजात से ही उनके माता पिता नहीं हैं, ऑर्फन चाइल्ड है या फिर अनाथ आश्रम में रह के बड़े हुए हैं।
तो ये बच्चों के साथ सोच लो, ये डिसेबल्ड अगर हो तो कितना बड़ा कंडीशन इनके लिए बन जाता है, कितना इनके लिए इश्यूज क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों को मोस्ट वुल्नरेबल ग्रुप एंड नीड स्पेशल अटेंशन बोला गया। ऐसा ग्रुप है जिनको हमेशा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करेंगे। सो एंश्योर राइट टू केयर, इनके लिए क्या बना पता है, मतलब आपका जो NP 2020 भी है वो मेंशन करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, यही ECCE 1986 मतलब नेशनल पॉलिसी जो है आपका 1986, उसमें भी मेंशन हुआ था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो 1992 में भी था। सो ये सब मिलके यही बोलते हैं कि बच्चे के लिए राइट्स होना चाहिए। जैसे ह्यूमन राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर डिफरेंट। जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, वैसे ही इन बच्चों के लिए क्या है, चाइल्ड राइट्स हैं। तो वैसे ही आपको एजुकेशन मिलना, बच्चों को एजुकेशन मिलना, बच्चों को केयर मिलना, प्रोटेक्शन मिलना, उनका वो चाइल्ड राइट्स हैं, उनके वो राइट्स हैं, अधिकार हैं। तो एंश्योर राइट टू केयर, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। सोचो ये बच्चों के साथ वो डिसेबल्ड भी हैं, तो उनको हम केयर, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी देना बाउंड है, राइट्स है उनका। एंश्योर द राइट टू डेवलपमेंट विद डिग्निटी, तो डिग्निटी के साथ बड़ा होना, रेस्पेक्ट के साथ, उनको भी एक सम्मान चाहिए, उनको भी सोसाइटी में एक पोजीशन चाहिए, तो उसके साथ ही वो रहेंगे। और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो उनको एक्सेप्ट करे, इक्वालिटी प्रोवाइड करे, वेयर द चिल्ड्रन कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स, जहाँ पे वो अपने राइट्स को अधिकार स्वरूप ले सके, यूज़ कर सके, एंजॉय कर सके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को, जो समभाव दे, समता दे, उसको वो एंजॉय कर सके। फुल पार्टिसिपेशन इन अकॉर्डेंस विद द वेरियस स्टेटस, यहाँ पे ना स्टेटस होने वाला था, रॉन्गली ये हुआ है, ठीक है, स्टेटस के जगह पे दैट इज़ द स्टैट्यूटीज हो गया है, बट स्टेटस होगा, ठीक है, उनके वेरियस स्टेटस के अकॉर्डिंग वो चलेंगे, फुल पार्टिसिपेशन उनका रहेगा। नेक्स्ट, एंश्योर इंक्लूजन एंड इफेक्टिव एक्सेस टू एजुकेशन, तो इनको इंक्लूजन एंड इफेक्टिव एक्सेस जैसे कर सके, मतलब प्रॉपरली एजुकेशन को वो यूज़ कर सके, हेल्थ का जो बेनिफिट्स उनको मिलना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू फ्री में मिलता है उसको ले सके, वोकेशनल ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट भी अभी फ्री कोर्सेज दे रहा है उसको भी ले सके, along with the specialized rehabilitation services to children with the disabilities, and special जो rehabilitation centers में रखे गए हैं या सर्विस रखे गए इन बच्चों के लिए वो भी दिया जाए। ensure the right to development as well as recognition of the special needs and care and protection of children with the severe disabilities। देखो इन बच्चों के लिए तो जितने राइट्स थे वो रहेंगे, प्लस राइट टू डेवलपमेंट एज वेल एज द रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड, पहचान करना कि किस टाइप का डिसेबिलिटी है और उस हिसाब से क्या उनका नीड्स हैं या क्या उनको स्पेशल केयर नीड्स मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। 10 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, ये आपका पूरा पॉलिसी खत्म हो जाएगा। तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या है, बैरियर फ्री मतलब बाधा मुक्त। आपने बैरियर पढ़ा था, कितने टाइप का बैरियर वहाँ पे देखा हुआ था। सोशल बैरियर है, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, इमोशनल, देन आपका इकोनॉमिकल, इतने सारे बैरियर्स हैं। तो वो बैरियर्स है, बाधाओं से अर्थ को क्या करना है, एनवायरनमेंट को क्या करना है, मुक्त करना है, जैसे कि ये लोग भी जी सके and freely, safely use कर सके every facilities को which are present within the environment. The goal of the barrier free design is to provide an environment that support the independent functioning of individual. Main point क्या है, किसी के सपोर्ट के बिना, किसी के डर के बिना कोई बाधा नहीं है, वैसे वो लाइफ जी सके जैसे हम जी रहे हैं। ठीक है, एवरीडे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके विदाउट एनी असिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, इश्यूज़ जो भी आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स में, इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कि क्या गाइडलाइंस होने चाहिए और क्या, कैसे आप इवैल्यूएट करोगे इन बच्चों को, कैसे मूल्यांकन करोगे कि किसको कितना डिसेबिलिटी है और उस अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर रहेगा सर्टिफिकेट देने के लिए। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड देयर गार्जियंस। देखो सोशल सिक्योरिटी मतलब समाज में इन लोगों को कुछ कुछ चीज़ों में छूट देना, ठीक है, सपोर्ट करना। तो कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रिलीफ कर दिया, इन लोगों के लिए टैक्स छोड़ दिया, रिलीफ कर दिया। अगर सपोज सोच लो कि हमें 10 रुपया देना रहेगा तो इनको 1 रुपया या वो भी नहीं देना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी यूनियन टेरिटरीज जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं हैव बीन प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट
अलाउंस फॉर डिसेबिलिटी पर्सन्स, सॉरी डिसेबिलिटी पेंशन। तो डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाएगा किन लोगों को, जो डिसेबल्ड हैं एंड वो एम्प्लॉयमेंट में जा नहीं सकते, जॉब नहीं कर सकते, वो उतने भी एबल नहीं है, तो उनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन का हमने स्कीम चूज़ किया है एंड उसको अलाउंस के थ्रू पे दिया जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट उसको देगा। स्टेट गवर्नमेंट विल बी एनकरेज टू डेवलप ये कम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, मतलब पूरे सोसाइटी में ऐसा मिला जुला सिक्योरिटी चाहिए जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए नीड है। प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अभी ना NGOs बहुत ही हाईएस्ट वे में काम कर रहा है, बहुत ही डेवलप्ड हो चुका है। सो टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल सर्विसेज टू कम्प्लीमेंट द एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं, जब गवर्नमेंट खुद नहीं कर पाता तो उसके अंडर पे NGOs करते हैं, और NGOs क्या करते हैं, इन लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस को लेके प्ले करवाते हैं। प्रोविजंस तो लॉ कौन मेकिंग करेगा, गवर्नमेंट करेगा, बट उसको वर्क कौन करवाएगा, उसको वर्क करवाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो अंडरटेकिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है। सो लोगों को ये रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है प्लस रिसर्च में भी भेज सकता है। कलेक्शन ऑफ रेगुलर इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मैंने अभी बोल दिया था। तो जैसे होता है ना, मतलब जनगणना होता है, तो एक होगा नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, वो क्या करेगा, 1981 से वो कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, वंस इन 10 ईयर्स, 10 साल में एक बार ये होता है। और वो क्या करता है, कंपाइल करता है सारे डेटाज़ को। डेटाज़ कहाँ से लिए हैं, लोगों के घर घर जाके, जो डिसेबल्ड हैं, नॉर्मल हैं, क्या करते हैं, कितना % डिसेबल्ड हैं, कैसे जी रहे, सब कुछ रेगुलर इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगेन वी स्टार्टेड आवर इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस इन द नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स, एंड उसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। देखो 2001 में हुआ था लास्ट आपका सेंसस, ये कलेक्शन हुआ था। देन 2021 में होना था, जो कि 11 में जनगणना ऐसे हुआ है, सेंसस हुआ है, नेशनल सर्विस हुआ है, तो उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बट अभी तक ऑन नहीं हुआ है, तो वो होगा एंड इनके भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे एंड आफ्टर दैट इनके लिए भी असिस्ट किया जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क। रिसर्च क्या है, फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन्स। देखो डिसेबिलिटी पर्सन्स के लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च विल बी सपोर्टेड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। देखो कल्चरल मतलब आपके सोसाइटी में, कल्चर मतलब कला के क्षेत्र में, और सोशियो इकोनॉमिक मतलब समाज और अर्थनीति उसके क्षेत्र में, जिसके वजह से लोग ज़्यादा ही डिसेबिलिटी को फील करते हैं, उसको हम हटाने के लिए काम करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि कैसे मॉडिफाई हो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मैंने बोला था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मैथडोलॉजीज। यूज़र फ्रेंडली अप्लाइंसेस, जो मटेरियल इनको चाहिए, जैसे व्हील चेयर और कैन चाहिए, स्पेक्स चाहिए, तो वो सारे दिए जाएंगे सोसाइटी में। प्लस ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द डिसेबिलिटी, जितने भी चीज़ें जुड़े हुए हैं डिसेबिलिटी के साथ, उसके साथ हम लोग काम करेंगे। क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ एंड सिविल सोसाइटीज़ एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू देयर कंसर्न। सो सोसाइटीज़ का भी एबिलिटी को हम देंगे इन लोगों को कि तुम जैसे सोसाइटी में हम जैसा एक्सेस कर पा रहे, सोसाइटी को रेस्पॉन्ड दे पा रहे, वैसे तुम भी दो। इसके लिए रिसर्च चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल लाइफ। सो ऐसा है ना कि अगर कोई भी मतलब स्पोर्ट्स फॉर इट्स थेराप्यूटिक्स, मतलब ऐसा कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स का भी कि इन लोगों को अगर कुछ चाहिए, नीड है, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ना, पहले कोई गेम्स नहीं होते थे, अब बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स को भी एंड काम कर सकते हैं, ठीक है। कल्चरल फैसिलिटीज़ में भी, फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये और थोड़ा सा है। अच्छा बताओ क्या है, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट will be the nodal ministry to coordinate all matters relating to the implementation of the policy। देखो कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यही पूरा काम संभालेगा। नोडल मिनिस्ट्री टू कोऑर्डिनेट ऑल मैटर्स, जितने भी रिलेटेड अभी 10 हेडिंग्स मिले हैं, वो 10 हेडिंग्स में वही काम कर रहा है। 10 जो पॉइंट्स है, 10 जो फील्ड्स हैं, उस पर काम करेगा डिसेबल्ड लोग के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, urban local bodies will be associated in the functioning of the district disability rehabilitation center। तो DDRC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में ओपन है,
उसके लिए इतने लोग काम करेंगे, मतलब इतना ग्रुप काम करेगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज सब मिलकर काम करेंगे। ये जैसे डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहुत अच्छे से काम करें, आगे चले और इम्प्लीमेंट करें पॉलिसीज़ को। The Ministries of Home Affairs, Health, Family Welfare, Rural Development, Urban Development, Youth Affairs, Sports, Railways, Science, Technology, Statistics and Program Implementation, Labor, Panchayati Raj and Department of Elementary Education, Literacy, Secondary and Higher Education, Road Transport and Highways, Public Enterprises, Revenue, Women and Child Development, Information Technology एंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग विल सेटअप नेसेसरी मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। मतलब जितना है मिनिस्ट्रीज, जितना वो काम करता है, हर एक पार्ट में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट कमिश्नर स्टेट लेवल में, चीफ कमिश्नर सेंट्रल लेवल में एंड स्टेट कमिश्नर स्टेट लेवल में डिसेबिलिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंड नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैम स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ओवरटेक करेंगे। रिटन भी है, उसको भी मैं दूंगी। सबसे इजी क्वेश्चन बोल रही हूँ कि टीचर कॉम्पिटेंसीज लिखा है, मतलब एक टीचर क्या क्या करना चाहिए। ये मतलब ये यूनिट 2 का एक लास्ट क्वेश्चन है एंड इट्स ए वेरी यूजफुल क्वेश्चन ऑल्सो बिकॉज पेडागॉजी पेपर्स में भी आपने रोल ऑफ ए टीचर बहुत बार पढ़ा होगा कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ही लिखना है। पहले एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्या उसके कैरेक्टर्स होंगे, वो लिखेंगे। तो फर्स्ट आपको देना है टीचर कौन होते हैं, टीचर कौन होते हैं, मैं ओवरऑली आपको बता रही हूँ फटाफट। उसके बाद हैंड रिटन वाला भी दूंगी, रोल ऑफ ए टीचर, ठीक है। ये टीचर इज़ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट होता है टीचर। अकॉर्डिंग टू H.G. वेल्स लिखा गया टीचर इज़ द रोल मेकर ऑफ द हिस्ट्री जो बनाते हैं उसका जो रोल मेकर होते हैं वो होते हैं टीचर। मतलब हिस्ट्री को जो बनाते हैं या हिस्ट्री में जो रोल सब आप प्ले किए हो या आगे जाके और कुछ प्ले करोगे, उसके लिए जो आपका रोल सेट किया जाता है वो टीचर ही करते हैं। जैसे कि मनु ने बोला है, मनु ऑब्जर्व ये टीचर एज द इमेज ऑफ ब्रह्मा का इमेज होता है टीचर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रेयर द टीचर इज ए ब्रह्मा द क्रिएटर, ही इज़ गॉड विष्णु, ही इज़ गॉड महेश्वर। मतलब हर एक भगवान के साथ उनको कंपेयर किया गया है। ब्रह्मा भी हैं जिन्होंने बनाया है, मतलब ही इज़ विष्णु, गॉड विष्णु, विष्णु भगवान भी हैं, वो महेश्वर भी हैं। ही इज़ द एंटायर यूनिवर्स, वो पूरा विश्व है, ठीक है। सैल्यूटेशन टू हिम, इसके लिए उनको हम क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो टीचर है। इतना आपने मेंशन किया, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर लिखा गया, उसको एक्सप्लेन अपने अकॉर्डिंग करना है। मतलब क्वालिटीज़ ऑफ ए आइडियल टीचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल टीचर बोलो, ये है। तो जस्ट लाइक मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ फटाफट से, 10 मिनट लूँगी, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सारे ऐसे हैं, मैंने इसलिए बोला कि जल्दी कल ख़त्म हो जाएगा। क्या है, एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, बोलो, डिस्कस करो। एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए, बताओ, एक टीचर कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर, क्या लिखोगे, वही लिखना है। एक टीचर रोल मॉडल होना चाहिए, है ना। एक टीचर सिंपैथेटिक होना चाहिए, मतलब सहानुभूतिशील होना चाहिए। उसका वे ऑफ टॉकिंग और बोल चाल का जो ढंग है वो अच्छा होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग वेरी गुड होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सेलेंट और वेरी गुड। और फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। देन पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। गुड इन कम्युनिकेशन, गुड इन बॉडी लैंग्वेज, गुड इन फेशियल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा। नेवर यूज़ एनी मतलब बोल सकते हैं हम लोग फिल्दी लैंग्वेज और एनी टाइप ऑफ नेगेटिव वर्ड्स फॉर एनीवन। कोई गलत वर्ड या गलत मतलब शब्द नहीं बोलेगा किसी को। गुड वाइटलिटी और गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, एक टीचर होना चाहिए गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर एक कोच भी होता है, एक फैसिलिटेटर, टीचर एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो टीचर एक गाइडेंस काउंसलर, टीचर एक मतलब फ्रेंड भी होते हैं, तो टीचर एक नेशन बिल्डर भी हैं। सो वैसे करके पूरे टीचर का रोल लिखना है, ठीक है। मैं एक नोट्स देती हूँ, तो यहाँ से इसको मत करना, ठीक है, इसको यहाँ से नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है। एंड जो मैंने आप लोगों को दिया था टीचर का रोल क्या होना चाहिए, देखो टीचर क्या होता है, कौन होते हैं ना, जो नॉलेज देते हैं, द पर्सन हु शेयर देयर नॉलेज और दैट मे बी ए नॉलेजेबल पर्सन हु शेयर देयर नॉलेज टू द नॉलेजलेस वन।
तो स्पेशली हु हैव नो नॉलेज, तो जिनके पास नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, उन लोगों को ये ज्ञान देते हैं। सपोज कोई सब्जेक्ट में किसी का ज्ञान नहीं है, तो आपको नॉलेज है तो आप दे रहे हो, तो आप उसके टीचर बने। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग थोड़ा दे सकते हो, क्योंकि ये टीचर से संबंधित है। तो टीचिंग क्या होता है? टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग इज इंक्लूड डिज़ाइन, टीचिंग इंक्लूड द इंफॉर्मेशन कलेक्शन, हम विषय वस्तु को जांच करते, इन्वेस्टिगेटिंग द इंफॉर्मेशन, डिलीवरिंग द नॉलेज, डिलीवरिंग द टॉपिक, डिलीवरिंग द कंसेप्ट, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन वहाँ पे अभी बहुत सारे पढ़ा ना, मनु के अकॉर्डिंग पढ़ ला, अभी हमने पढ़ा है मनु के अकॉर्डिंग, फिर एजुअल के अकॉर्डिंग भी पढ़ा। तो 2-3 लिख दो कि टीचर कौन होते हैं ना, टीचर एक भगवान होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं, बिकॉज वो हमें ज्ञान देते हैं। टीचर इज ऑल्सो इक्वल टू ब्रह्मा, द क्रिएटर, द गॉड विष्णु, द गॉड महेश्वर। सो हमें उसको सैल्यूटेशन करना पड़ेगा, उनको हमें क्या देना पड़ेगा? सम्मान देना पड़ेगा। तो हमने उतना लिखा। अभी देखो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, जो लिखा गया वैसे ही लिखना है। टीचिंग क्या होता है? सिंपल थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। सोशल एक्टिविटी, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सिस्टम ऑफ एक्शन। देखो पढ़े हो, पहले टीचिंग के बारे में भी जानते हो, ये सोशल एक्टिविटी है। समाज में रहते हो तो सामाजिक काम करना पड़ेगा, तो हम समाज में जब भी लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनको सहायता करते हैं, इसलिए सामाजिक काम हो जाता है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, बच्चों का ग्रोथ होता है, हम लोग भी सीखते हैं, वो भी बढ़ते हैं, तो उनके साथ डेवलपमेंट चल रहा है। ये सिस्टम ऑफ एक्शन, बिकॉज हम जो भी यहाँ पे कार्य करते हैं वो एक सिस्टम और नियमबद्ध होता है, इसलिए सिस्टम ऑफ एक्शन है। एंड आर्ट एज वेल एज साइंस, दोनों है, आर्ट भी है प्लस साइंस भी है। आर्टिस्टिक क्यों है? बिकॉज कौशल का व्यवहार करते हैं, स्किल्स यूज़ करते हैं। एंड साइंस क्यों है? लॉजिकल सीक्वेंस और लॉजिक का हम व्यवहार करते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन है, एक दूसरे से हम लोग बातचीत करते हुए चलते हैं, बिकॉज एजुकेशन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को नॉलेज बांटना और शेयर करना, इसलिए फेस टू फेस इंटरेक्शन। साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, ये भी है, साइकोलॉजी किसी के मनोवृत्ति को परिवर्तन करने के लिए चाहिए। दैट मीन्स आई वांट टू चेंज योर माइंडसेट, सो आई हैव टू यूज़ माई एक्सपीरियंस टू चेंज योर माइंडसेट, राइट? तो आई हैव टू यूज़ ना, मुझे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, ये होगा। एंड ऑब्जर्वेबल टीचिंग प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन अवलोकन के द्वारा ही होता है, जिसको आपने सोशल लर्निंग भी बोला, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सोशल लर्निंग भी था कि सोसाइटी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो सोसाइटी भी हमारे लिए एक टीचर जैसा है, वो भी हमें टीचिंग देता है। मिजरेबल है, माप सकते हैं। मॉडिफाइबल है, टीचिंग अगर गलत हो भी गया है तो नेक्स्ट मोमेंट पे उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपके बिहेवियर को एक शेपिंग प्रोवाइड करता है, तो शेप्स बिहेवियर आपको एक आकार या ढांचे में ढालता है। प्रेस्क्रिप्टिव है, करिकुलम के आधार पे चलता है, पाठ्यक्रम के आधार पे चलता है, उसी सूची के अनुसार चलता है, इसलिए प्रेस्क्रिप्टिव है। ट्राइपोलर प्रोसेस से 3 जुड़े हुए हैं। अगर बोला जाए ना टीचर कमिटमेंट, कहाँ कहाँ टीचर कमिटमेंट देता है, जो एक्चुअली आपके बुक में कॉम्पिटेंसी लिखा गया है वही पॉइंट बोल रही हूँ। कमिटमेंट टू द लर्नर, लर्नर्स के लिए वो क्या देंगे? ज्ञान बांटेंगे, इम्पार्ट नॉलेज। फैसिलिटेटर बनेंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि तुम आगे बढ़ो। इनकलकेट मोरल वैल्यूज़, बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ बढ़ावा देंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर, आप लोगों को हेल्प करूँगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, बच्चों को हेल्प करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कमिटमेंट टू द सोसाइटी, क्या है? नेशन और सोसाइटी को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। लीड्स टू सोशल चेंज, क्रिएट कनेक्शंस, एक्सप्लेन्स फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान को आगे बढ़ाना। एंड बिल्ड एजुकेटेड एनवायरनमेंट, पूरे समाज को शिक्षित बनाना और एजुकेटेड एनवायरनमेंट, परिवेश का निर्माण करना। कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, अपने काम के लिए भी आप हमेशा क्या रहेंगे? तत्पर रहेंगे। पंचुअल पर्सनालिटी, ऑलवेज आप सही समय पे सब कुछ करेंगे, पंचुअल पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्या है? अपग्रेडेशन, समय के अनुसार और समय के साथ साथ खुद को परिवर्तन करोगे। गुड लर्नर, खुद पहले एक गुड लर्नर बनो, तब जाके अपने बच्चों को आप मॉडिफाई कर सकते हो। एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज सोसाइटी, सोसाइटी को भी और स्टूडेंट को भी आप एक साथ आत्मनिर्भर बनाओगे, आगे बढ़ने के लिए उन्हें सिखाओगे, ऐसा लिखना। अभी इंट्रो टू लर्नर, ये नीड नहीं है, ये नीड नहीं है, सॉरी, ये नीड नहीं है। ये ट्राइपोलर वाला प्रोसेस याद है, एक डोमेन में कौन है? टीचर है, एक में है स्टूडेंट, दूसरे में है मोड ऑफ करिकुलम, ये पहले भी पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग और लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था कि एक टीचर का रोल क्या क्या होना चाहिए। एक टीचर एक वेल बिहेवियर पर्सन होगा, वेल बिहेव पर्सन, बिकॉज उसका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। पंचुअलिटी, नियमबद्ध, समयबद्ध होगा। वेल ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो, मतलब जो चीज़ों को भी आप अवलोकन कर रहे हो, देख रहे हो,
उसको करेक्टली देखना। ही मस्ट बी ए गुड टीचर, सॉरी गुड लर्नर, वो गुड लर्नर भी होगा, नॉलेजेबल होगा, ऑनेस्ट काइंड नेचर का होगा, गुड इन प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रिक्ट एज वेल एज फ्रैंक, फ्रैंक भी होगा, स्ट्रिक्ट भी होगा। ही और शी मस्ट बी ए गुड प्लानर, इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेटर, मोटिवेटर भी होगा, मोटिवेटर नहीं होगा, मोटिवेटर होगा। वेल डिजर्व काउंसिलर, काउंसिलर का स्पेलिंग चेक करोगे, SE होगा, काउंसिलर, ठीक है, काउंसिलर भी होगा, क्योंकि जो हमें अपना फ्यूचर डायरेक्शन दे और फ्यूचर में कैसा रहना है, कैसा चलना है और सही गलत के ऊपर बताए, तो वो अच्छे काउंसलर्स होते हैं। तो इस चीज़ को अगेन हमने थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना चाहते हो, कर सकते हो। टीचर एज अ नेशन बिल्डर, ये ना लिख के टीचर एक्ट कैसा करता है, कैसा करना चाहिए वो लिखना। एक्ट एज अ बिल्डर, क्योंकि वो नॉलेज बिल्ड करता है। मैं समझाते जा रही हूँ, अपने वर्ड्स में लिखोगे और मुझे चेक करवाओगे, जितने बच्चे आज प्रेजेंट हो, क्योंकि जो बच्चे प्रेजेंट नहीं है वो कुछ भी पूछे, मैं कुछ आंसर्स नहीं दूंगी, यही चीज़ है। जो बच्चे प्रेजेंट हो वो मुझे टास्क कंप्लीट करके दिखाना, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ, और वैसे ही अरेंज करके लिख के अच्छे से दिखाना जैसे मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। एक्ट एज ए बिल्डर, वो क्या करते हैं, नॉलेज, ज्ञान बनाते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट कामों में उसको, कार्य में उसको व्यवहार करते हैं। तो बच्चों को वो वैल्यूज सिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए। एक्ट एज ए केस स्टडी वर्कर, कोई भी काम हो, केस स्टडी हो, वो करेंगे। लर्नर्स को एस्योर्ड किया जाता है और असिस्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। सपोज एक बच्चा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वह कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका डायलॉग्स क्या होगा, उसको क्या मतलब में जानना है, वो सबके लिए टीचर रहेंगे। एक्ट एज ए कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोरर, जो आप नॉलेज लिख रहे हो ना या अंडरस्टैंड कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पे रहेगा। एक्ट एज ए लिसनर, दे लिसन एवरीथिंग फॉर डिटेल्स, सारी चीज़ों को, एवरीथिंग को लिसन करते हैं डिटेलली। एवरी पॉइंट्स ऑफ कंसेप्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज हीज और हर नॉलेज। देखो, अपना नॉलेज पहले बढ़ेगा तो उसी नॉलेज को हम बच्चों को देंगे, तो इसलिए एवरी डिटेल्स को क्लियरली सुनता है। एक्ट एज ए मेंटर, एक टीचर अच्छा मेंटर भी होना चाहिए, ओवर टाइम बच्चों को गाइडिंग करेगा, काउंसलिंग करेगा, परफेक्ट डिसिप्लिन में, अनुशासन में लेके चलेगा। टीचर एक ट्रांसमीटर एंड नॉलेज भी है, मतलब देखो, जो ज्ञान एक से दूसरे लोग तक लेके जाए वो टीचर होता है। प्राइमरी फंक्शन होता है टीचिंग का, ज्ञान एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देना। टीचर एक्ट एज ए ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट, आपके मोटिव्स को ट्रांसमिट करते हैं, आपके बिहेवियर को परिवर्तन करते हैं दूसरे चीज़ों के द्वारा, दूसरे बातों के एक्टिविटीज़ के द्वारा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। टीचर एज ए स्कॉलर, टीचर बहुत बड़े विद्वान भी होते हैं, वो एवरी क्वेश्चन के आंसर्स को खुद के अकॉर्डिंग ही सही, बट मॉडिफाई करके हो या फिर कोई भी नॉलेज के थ्रू हो, वो दे सकते हैं। टीचर इज़ रोल मॉडल, ऑब्वियस है, टीचर रोल मॉडल ही हैं पूरे सारे बच्चों के लिए, वो रोल मॉडल रहते हैं, एक स्कूल के लिए रोल मॉडल होता है, बिकॉज हर एक बच्चा उनसे ही सीखते हैं, तो रोल मॉडल है। दे सर्व एन एग्जाम्पल टू लर्नर, दे सर्व एन एग्जाम्पल टू लर्नर, तो वो सर्विंग करते हैं, जैसे खाना परोसा जाता है वैसे ही पढ़ाई ज्ञान वो परोसते हैं बच्चों के अंदर। इंटेंसिव नॉलेज, पूरा दृढ़ता के साथ, डेप्थ के साथ नॉलेज देते हैं। टीचर एक फैसिलिटेटर भी है, तो एक टीचर फैसिलिटेटर क्या है, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए, उसके साथ ओरिएंटेशन के लिए, परिवर्तन के लिए भी, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, टीचर क्या फैसिलिटीज़ देता है, लर्निंग फैसिलिटीज़ देता है, एनरिचमेंट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ नॉलेज, ज्ञान भी बहुत सारा है और डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज भी देता है। कंटेंट क्रिएटर है, कुछ चीज़ों को बनाता भी है। नेगोशिएटिंग विद द स्टूडेंट एंड बिटवीन स्टूडेंट एंड ऑल्सो विद द पेरेंट्स, कभी कभी क्या होता है ना, जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ अच्छे से बातचीत भी करता है। टीचर एक को लर्नर भी है, जो एक दूसरे के टीचर के साथ भी सीखता है, फ्रीडम आपको देता है कि मैं आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, आप जो पढ़ रहे हो, अगर आप नहीं पढ़ोगे, आपको गाइड करना, डांटना, समझाना मेरा काम है, तो मैं आपके साथ ही चल रही हूँ, तो मैं एक को लर्नर भी हूँ आपकी, ठीक है। आपको डिजिटल स्किल्स सिखाना या फिर कोई एक्टिविटी सिखाना, ये भी हमारा ही काम है, वो चाहे प्रैक्टिकली हो या फिर जैसे हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में IEP पढ़ा उसके थ्रू हो, बताना, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। टीचर एक मैनेजर भी है, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को चंकिंग पीसेस और छोटे छोटे जो क्षुद्र ज्ञान होते हैं उसको जोड़ के वो बड़ा नॉलेज बनाता है, कनेक्शन क्रिएट करता है और बच्चों को सर्व करता है, ठीक है। सॉरी, इसके ऊपर से आओ, रोल ऑफ ए रिसोर्स टीचर, रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर। देखो,
ये जो लिखा गया स्पेशल टीचर यहाँ पे, बिकॉज हम लोग नॉर्मल टीचर का जो भी कैरेक्टर्स है उसको कर चुके हैं। अभी है रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर। सेम चीज़ है, एक चीज़ बोलूँ मतलब सेम है, बस आपको जानना है कि हम स्पेशल और क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एजुकेशनल वाले बच्चे हैं, मतलब स्पेशल नीड्स जिनको चाहिए, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो इंक्लूडेड हैं, इसलिए हमें ये स्पेशल टीचर लिखना है, उनके बारे में लिखना है। तो स्पेशल एजुकेशन टीचर हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। जो बच्चों को स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो टीचर्स चाहिए उनको स्पेशल एजुकेशन टीचर बोलते हैं। उनका रोल क्या होगा? द टीचर इन्फ्यूजेस सर्टेन स्किल्स इन एसईएन चाइल्ड। तो कुछ ऐसा स्किल्स होंगे जो इन बच्चों के अंदर डालेंगे, उन बच्चों का जो नॉलेज है आइडेंटिफाई करेंगे, जो प्रॉब्लम है या फिर जो चीज़ों को बनाना है, निर्माण करना है, उसको करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। ही शुड डेवलप द एथिक्स, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को समझाएंगे, वैल्यूज़ को सिखाएंगे और उनके साथ कोऑपरेटिवली काम करेंगे, ठीक है। ही शुड मेक हिम कैपेबल ऑफ वर्किंग विद द वेरियस टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी उनका काम आना चाहिए। नॉर्मल टीचर टेक्नोलॉजी के साथ काम ना जाने तो चलेगा, बट इनको आना चाहिए। ही शुड ऑल्सो फिल द नीड्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ SEN। देखो नॉर्मल टीचर क्या करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाई उतना में इनफ हो जाता है, उनके पेरेंट्स के बारे में नहीं समझता, बट ये जो है SEN के लिए, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स बच्चों के लिए, तो उनके पेरेंट्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। उनके लिए जितना भी इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट करें। और ही शुड डिटरमाइन द प्रैक्टिकल स्टेप्स नेसेसरी फॉर द मीटिंग द नीड्स ऑफ द चाइल्ड विद द स्पेशल नीड। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, कितने टाइप के डिसेबिलिटी पढ़े हो बताओ? विजुअली चैलेंज्ड मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, जो अंधे होते हैं या फिर आँख से कम देखते हैं, सो वो हो गए। सो आपको अगर मैं ट्रिक दूँ तो लिख पाएंगे? क्या है बताओ? आपको मैंने पढ़ाया था विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो थे, मेंटली रिटार्डेड, लर्निंग डिफिकल्टीज, 5 पढ़ाया था ना। ये 5 टाइप में लोकोमोटिव ना, हाँ लोकोमोटिव बोलो, फिजिकल डिसेबिलिटी बोलो या ऑर्थोपेडिक बोलो, चलेगा, एक ही है, ठीक है। अभी ये जो 3 हैं, मतलब 3 बोल रही हूँ, 5 हैं, 5 का थोड़ा सा इंट्रो एंड रोल ऑफ ए टीचर सब में लिखा था, सबके नोट्स में था। रोल ऑफ ए टीचर, रोल ऑफ ए गार्जियन, रोल ऑफ ए स्कूल, ये मेंशन था। सेम टाइप का चीज़ यहाँ पे लिखना है। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर फॉर विजुअली चैलेंज्ड, क्या करेंगे? सेम चीज़ लिखा जाएगा, वो बच्चों को सामने बिठाएंगे, ठीक है। 4-4 पॉइंट लेना, बस 4-4 पॉइंट, क्योंकि हम ऑलरेडी 7 पेज लिख चुके हैं पहले, तो हमें और ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बस 2 पेज और ऐड करना है, 1 से 2 पेज ऐड करना है। तो ऑलरेडी हाफ पेज ऊपर का कंसेप्ट में हो गया है। तो ये लोग विजुअली चैलेंज्ड है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, जो कि आप ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़े होंगे, इंट्रो पढ़े होंगे विजुअली चैलेंज का, उसको लिख देना। उसके बाद रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर बस लिखना। उसके बाद एक टीचर कैसा होगा ना, ट्रीटमेंट, पॉजिटिव ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करेगा, उनके पेरेंट्स को हेल्प करेगा। सेम देखो कुछ लाइंस बोल रही हूँ जो सबके लिए सेम लिखना, जो जितने भी टाइप्स का मैंने मेंशन किया सबके लिए सेम लिखोगे। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट अगेन पढ़ाऊंगी, बट जो बोल रही हूँ मुझे संडे तक के क्लास में ये चाहिए, ठीक है। मुझे नोट सेंड करोगे बना के खुद का, मैं बोल दे रही हूँ, कुछ लाइंस बोल दे रही हूँ। पॉजिटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, पॉजिटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, एक लाइन सबके लिए कॉमन, 5 के 5 के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। मेक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर SEN, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स चाइल्ड, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स चाइल्ड, ब्रैकेट में लिख दो विजुअली चैलेंज, ब्रैकेट में लिख दो हियरिंग इम्पायरमेंट के जगह पे लर्निंग डिफिकल्टीज के हेडिंग के अंदर, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। ऑल्सो ही शुड एडप्ट द रोल प्लेइंग मैथड। कौन सा मैथड यूज़ कर रहा है? देखो रोल प्लेइंग मैथड टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। फॉर ही शुड मेक प्रोविजंस फॉर देयर इंटरेक्शन, देखो उनके लिए नियम बनाएगा, प्रोविजंस, लॉ बनाएगा, जैसे कि इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये 5 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद जो मटेरियल है उसको लिखेंगे। ही शुड एक्नॉलेज विद द टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानेगा, और जो एड्स चाहिए, एड्स सपोर्टिंग एड्स चाहिए, वो एड्स प्रोवाइड करेगा। ये 6 लाइन चाहिए हमें हर एक पार्ट में। हेडिंग्स हमारे पास 5 है। पहले आपने हेडिंग दिया टीचर का, फिर आपने लिखा टीचिंग क्या होता है, फिर आपने दिया टीचर के क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कमिटमेंट एरियाज, जो कि कॉम्पिटेंसी पॉइंट होता है। देन आपने लिखा रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर, 6-7 पॉइंट है।
देन आपने लिखा रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर फॉर द विजुअली चैलेंज, देन आप उस हेडिंग में 6 पॉइंट लिखेंगे, वही सेम 6 पॉइंट्स अगेन आप लिखेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट में, बस वर्ड चेंज करेंगे, रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। फिर आप उसी 6 पॉइंट को फिर से आप रिपीट करेंगे, रोल ऑफ ए टीचर, स्पेशल टीचर फॉर ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड और लोकोमोटर डिसेबल्ड, then disabled children, then role of a special teacher for the learning difficulties and mental retardation। सबके लिए सेम पॉइंट्स रहेगा, इतना लिखना है, इतने में एनफ है। हो पाएगा? क्या सोचो, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा? अगर हो पाएगा तो मतलब हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब इतने में हो जाएगा। अगर पूरा पढ़ना है, हर एक चीज़ में लगेगा कि चेंज करना है, चेंज करना है, चेंज करना है, चेंज नहीं करना है, बस हेडिंग्स प्रॉपर देना है और लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि विजुअल, जिसको आँख में प्रॉब्लम है बोल के उसी पॉइंट को कॉपी कर दिया, आँख में प्रॉब्लम को चेंज करके हियरिंग लिखना है, हियरिंग चेंज करके लर्निंग लिखना है, जिसका जो हेडिंग है उतने हेडिंग्स में लिखता है। ठीक है।